नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपी पीएससी पर। यदि आप यूपी पीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की टेस्ट एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। साथ ही आप acharya.com वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही आप हमारे जो ग्रुप है विज़न यूपी पीएससी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन। एंशिएंट इंडिया पे हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं। ऑलरेडी 8 सेशंस हमारे हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे आज के सेशन में प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, और उसके साथ साथ इसमें कुछ प्रश्न जो हैं विदेशी संपर्क से। प्राचीन भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ, मेगास्थनीज आया और भी बहुत सारे फाहियान, ह्वेनसांग जो भी आए, तो हमारा विदेशों से क्या संपर्क हुआ, हमने उन पे क्या प्रभाव डाला और उन्होंने हम पे क्या प्रभाव डाला। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस तरीके से बनाइए, क्वेश्चन नंबर डालिए, योर आंसर, आपका क्या आंसर है, ठीक है, और करेक्ट आंसर। इस तरीके से बना के अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे नीचे कमेंट में आप बताइए, जिससे सिर्फ सुनने से कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ आप सुनते रहेंगे, सुन के थोड़े दिन में भूल जाएंगे। आप सुनेंगे, साथ के साथ सॉल्व करेंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे कि नीचे कमेंट में लिखेंगे और जो बोला जा रहा है एक्सप्लेनेशन में उसके नोट्स बनाएंगे, तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का व्यास माना जाता है? व्यास समझ रहे हैं आप, वेद व्यास, ठीक है। तो वेद व्यास के संबंध में कहा गया किसे व्यास माना जाता है, तो ये है नम्बी आंडार नम्बी। इनको तमिल साहित्य का व्यास कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया है, ये आप देखिए, इन्होंने 11 तिरुमुरों के विशाल संग्रह प्रस्तुत करने के कारण नम्बी आंडार नम्बी को तमिल साहित्य का व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, और पूरा आप इसमें देख सकते हैं, शैव संतों से संबंधित परिणा पुराणम नामक शक्तिलार की रचना भी आज भी लोकप्रिय है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह ज्ञात है, सही नहीं है पूछा है। 400 चिन्ह अब तक मिले हैं, सही है। इसकी लिखावट सामान्यतः बाईं से दाईं ओर तथा लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक है। बाईं से दाईं ओर है, बाईं से दाईं ओर तो हम अभी लिख रहे हैं, ये होती है बाईं से दाईं ओर, और ये होती है दाईं से बाईं ओर। तो हमने फर्स्ट अपना जो सेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का, उसमें पढ़ा था इसकी लिपि जो है चित्रात्मक है और दाईं से बाईं ओर है, ना कि बाईं से दाईं ओर। तो लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट है ये। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और लेखन प्रणाली अक्षर सूचक है, ये भी गलत है। ये क्या है? चित्रात्मक प्रणाली है। और देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में ही चिन्ह लिखा हुआ है, तो चित्रात्मक यहाँ से हमें पता चल ही जा रहा है। और इसकी जो भाषा है इसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सामान्यतः इसे संस्कृत का आद्य रूप माना जाता है या आद्य द्रविड़ लिपि भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इस लिपि को अभी तक ना पढ़ा जा सकने के एक कारण यह भी है कि कहीं कोई द्विभाषिक शिलालेख नहीं मिला है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जैसे किसी का आसपास का शिलालेख मिल जाता है
जान पहचान का, तो उससे जोड़ जोड़ के पढ़ लिया जाता है, लेकिन इसका कोई भी शिलालेख नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक धर्म, ये देखिए सब स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत लेखन का कैसे हो गया कि चित्र मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, पर हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए हैं। कुछ बुक्स मिली होंगी, जैसे वैदिक काल में ऋग्वेद और ये सारे जो मिले हैं, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ठीक है। तो ये सब साहित्यिक स्रोत हो गए। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। बिल्कुल सही है। धर्म का मतलब क्या होता है? आप धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, ठीक है। धर्म का क्या मतलब है? धारण करना। धारण करना मतलब कोई कर्तव्य आपको दिया गया है, माना, ठीक है, तो कर्तव्य करें आप, उसको धारण करें। जैसे एक स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना, तो वो पढ़ाई करे। एक टीचर का कर्तव्य क्या है? पढ़ाना। तो आपका अपने प्रति जो दायित्व है और कर्तव्य है, उन सबको पूरा करना। जैसे आपने देखा था वर्णाश्रम धर्म था, गृहस्थ आश्रम में क्या हमारे धर्म थे, ब्रह्मचर्य में क्या धर्म था, वो सब पूरा करना। तो ये स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग ठीक है। आप धर्म का मतलब कभी भी आपको कहीं भी मेन एग्जाम में प्री में लिखने को आ जाए, तो धर्म का मतलब होता है धारण करना, ठीक। क्या? व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनकी संकल्पना थी। फर्स्ट स्टेटमेंट इस कारण ठीक है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान थे जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों के संचालक थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ऋत का ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते हैं? नैतिक विधान, विश्व व्यवस्था जो थी उसमें उच्च चरित्र और नैतिकता के साथ जीवन निर्वाह करने की बात कही गई थी। तो ऋत जो है नैतिक विधान थे कि आपको किस तरीके से अपने बिहेवियर को करना है, मतलब किस तरीके से व्यवहार करना है किसी के सामने। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और ये जो ऋत है ना, उनका संरक्षक वरुण देवता को माना जाता है। वरुण देवता को इसका संरक्षक मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। सत्य कथन जब पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी कि कथन ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषदों के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपनिषदों का दर्शन, मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है। ये जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये याद रख पाएंगे इसको। ये बात ठीक है। उपनिषदों में कर्मकांड पर बल दिया गया है, ये बात गलत है। उपनिषद कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक में, ठीक है। और वैदिक काल में कर्मकांडों पर ज़्यादा बल दिया गया था, ना कि उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? आपने एक मार्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी, वाद, प्रतिवाद और संवाद करके। पहले किसी बात पे वाद होता है, जैसे कोई लड़ाई हुई, ठीक है, माना जम्मू कश्मीर को लेके लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान में। प्रतिवाद क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने कहा आप हमें इतना पोर्शन दे दीजिए, आप हमें इतना पोर्शन दे दीजिए। इस बात पे एक सहमति हो गई। और कार्ल मार्क्स ने इसको कैसे दिखाया था कि स्लेव सिस्टम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पूंजीवादी आएंगे, कैपिटलिस्ट आएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? साम्यवाद, कम्युनिज्म आ जाएगा। उन्होंने इस तरीके से दिखाया था। तो इसी तरीके से उत्तर वैदिक और वैदिक काल में क्या है? वैदिक काल में क्या था? कर्मकांडों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, बलि दी जा रही है, यज्ञ हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या आया? इसके लिए विरोध शुरू हो गया, इस बात के लिए विरोध शुरू हो गया, यज्ञ वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक में कर्मकांडों पर जोर क्या हुआ? कम हो गया। और इसी के साथ उसके बाद क्या आया संवाद के रूप में? याद करिए, बौद्ध और जैन धर्म आए थे।
बौद्ध और जैन धर्म की टीचिंग्स किस पे आधारित थी? वर्ण आश्रम कुछ नहीं होता है, ढील दी गई थी, कर्म कांडों पर जोर नहीं दिया गया था, जिस व्यापार में उनको फ्रीडम दी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा और एग्जाम में यूज़ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत हो जाएगा। कर्म कांडों पर बल नहीं दिया गया था, कर्म कांडों का विरोध किया गया था। ठीक है, और जो उपनिषदों के माध्यम से वेद का जो दार्शनिक पक्ष है उसको बताया गया था, उसमें क्या कहा गया था? ज्ञान और तार्किकता की बात की गई थी। तो थर्ड देख लेते हैं, उपनिषदों में आत्मा परमात्मा की विस्तृत विवेचना की गई है तथा आत्मा को अविनाशी और अमर बताया गया है। सही बात है। और उपनिषदों में मोक्ष की परिकल्पना की गई है तथा ज्ञान पर बल दिया गया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों की पहचान जाति की अपेक्षा भाषाई वर्ग से अधिक संभव है। आर्य कौन सी जाति के थे हम नहीं बता पा रहे हैं, पर वो जो है भारोपीय भाषा वर्ग के कहलाने वाली अनेक भाषाओं में से एक संस्कृत को बोलते थे। ठीक है, तो भाषा विज्ञान के अध्ययन से पता हमें चल जाता है कि वो भारोपीय भाषा का प्रयोग करते थे। और ऐसे जो भाषा का प्रयोग करने वाले जो लोग थे वो शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। शीतोष्ण जलवायु आप समझ रहे हैं, टेम्परेट वाले में ऊपर रहते थे और घास से आच्छादित होता था। तो इस तरीके से उन्होंने पहचान की है आर्यों की। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया की तरफ से आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है, जाति की अपेक्षा भाषाई वर्ग। और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे देख लीजिए, भारत के संदर्भ में ऋग्वैदिक लोग एक से अधिक जातीय वर्ग के थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जाति की अपेक्षा क्या करें? भाषा से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये ऑब्वियसली ठीक हो जाती है कि एक से अधिक जाति के थे, इसीलिए ये जाति की अपेक्षा भाषा की बात की गई है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक के लिए वैदिक काल में किस संबोधन का प्रयोग किया गया था? उसको क्या कहते थे? आचार्य नहीं, अर्धवर्य नहीं, उपाध्याय कहते थे। पुरोहित किसे कहते हैं? जो कर्मकांड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपाध्याय जो है सही आंसर है सी। और आचार्य कहाँ पे होते हैं? गुरुकुल में। तक्षशिला में हमने कौन से आचार्य देखे थे? चाणक्य, जो निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। और अर्धवर्य कौन है? यजुर्वेद का पुरोहित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के उल्लेख कहाँ पे मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं पुराणों में। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ये 50 MCQs हैं, इनमें से डेफिनेटली आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ढूंढ के लिए गए हैं, तो इसको आप याद करिएगा। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। यहाँ पे सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है सृष्टि का पुराण। ठीक है, अब आप छांदोग्य उपनिषद में क्या देखते हैं? जो आश्रम है, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों का उल्लेख मिलता है। ठीक, फिर प्रतिसर्ग आश्रम में हमें क्या मिलता है? प्रलय के बारे में मिलता है। प्रलय के बाद क्या है? पुनः सृष्टि हुई थी। आपने पढ़ा होगा, हमारे पहले क्या मिलते थे? हमारे यहाँ मैमथ मिलते थे, एक तरीके के हाथी, डायनासोर और बहुत सारे लोग मिलते थे। तो वो सब खत्म हो गए, फिर पुनः सृष्टि आई है। उसके बाद वंश में क्या है? वंश में देवता और राजाओं का उल्लेख है, और राजाओं के वंश और वृक्ष का उल्लेख है, जैसे कि वो फैमिली ट्री बनाते हैं ना, उस तरीके से राजा और देवताओं के बारे में। मनवंतर में किसका उल्लेख दे रखा है? महायुग। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, प्लियोसीन और ये सारे जो महायुग हैं, हिमयुग। ठीक, इस तरीके का उल्लेख मिलता है। और वंशानुचरित पुराणों में क्या मिलता है?
वो अंग होते हैं जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं। वंशानुचरित आपको समझ आ रहा होगा इसके वर्ड से ही, जैसे मौर्य में कौन कौन से राजा हुए, ये इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी सही उत्तर है। इसको इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, शायद ही ये पूछा जाए, लेकिन फिर भी ये आपसे पूछा जा सकता है सर्ग प्रतिसर्ग कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिताक्षरा, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे। ठीक है, इनके अनुसार पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को संपत्ति का अधिकार मिल सकता था। मिताक्षरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दाई भाग, इसकी रचना जिमूत वाहन ने की है। इनके अनुसार पिता के जीवन काल में पुत्र उसकी संपत्ति का अधिकारी नहीं था। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों यहाँ पे सही सुमेलित हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी, मिताक्षरा और दाई भाग। मिताक्षरा का प्रभाव जो है आज भी बंगाल, असम और पूर्वी राज्यों के साइड देखने को मिलता है कि पिता जीवित है और उसके साथ ही पुत्रों को उनके जो है प्रॉपर्टी है उस पर राइट्स मिल जाते हैं, या पिता जो है बंटवारा कर देता है। जो एरियाज़ हैं इनको छोड़कर बाकी सब जगह दिखाई देता है। बिहार वगैरह में क्या है, पिता जिंदा है तो पिता की संपत्ति होगी, उसके बाद बेटों में होगा। बाकी सब जगह इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रामायण तथा महाभारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। डेरिवेटिव वर्ड जो है असत्य, सत्य, इस सबको आप अंडरलाइन कर लिया करिए। रामायण व महाभारत का अंतिम रूप से संकलन मौर्य काल में हुआ, गलत स्टेटमेंट है। हमने जब गुप्तास पढ़ा था, गुप्त साम्राज्य पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था ये गुप्त काल में हुआ है अंतिम रूप से संकलन, याद करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट रामायण पहली बार तमिल में कंबन द्वारा लिखी गई तथा बांग्ला भाषा में कृतिवासी द्वारा लिखी गई। बिल्कुल सही है। जब हम चोल और साहित्यिक स्रोत वाली बात कर रहे थे तब हमने इस चीज़ को देखा था। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और महाभारत का 18वां पर्व भीष्म पर्व तथा भगवद गीता भीष्म पर्व का ही एक भाग है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, ए कथन असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति ग्रंथों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, यह हिंदू धर्म के संबंध में सबसे प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। इसका अंग्रेजी संस्करण कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जाना गया है। इसमें कहा गया है स्त्रियों को वेद्य अध्ययन का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको पता है ये सबसे पुराना माना गया। इसमें स्त्रियों को लेकर के उनकी स्थिति बहुत खराब, दयनीय दिखाई गई है। ठीक है, यदि कोई फेमिनिस्ट अगर पढ़ लेना मनुस्मृति को तो सच में फाड़ के फेंक दे और कहे कि ये मनु ने क्या लिखा है। स्त्रियां तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। तो इसमें स्त्री धन के अतिरिक्त स्त्री को किसी भी प्रकार की संपत्ति का स्वामिनी नहीं बना सकते। स्त्री धन क्या होता है, जो पिता और सास ससुर, पिता माता और सास ससुर की तरफ से उसको विवाह के वक्त दिया जाता है। इसमें विधवाओं के लिए मुंडन का उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट याज्ञवल्क स्मृति क्या है, इसमें समस्त उत्तराधिकारियों में विधवा को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इसी स्मृति ने सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यहाँ पे देखिए मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति में महिलाओं की स्थिति में कितने ज़्यादा परिवर्तन है। ठीक, आप वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन से रिलेटेड कोई चीज़ लिख रहे हो तो इसका उल्लेख आप कर सकते हैं कि महिलाओं के साथ इतने अत्याचार आज भी हो रहे हैं, तो लोग इसको क्या है अपने धर्मशास्त्रों से जोड़ देते हैं। तो ऐसा जोड़ देते हैं, लिख देते हैं, पर तब परिस्थितियों और अब परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और पॉजिटिव पॉइंट्स आप जब लिख रहे हो अपने धर्मशास्त्रों के आधार पर तो याज्ञवल्क स्मृति का उदाहरण देके लिख सकते हैं कि इतने पुराने समय से हमें
इस तरीके के अधिकार दिए गए हैं। फिर चालुक्य की बात लिखेंगे, फिर सातवाहन काल की बात आप लिखेंगे। ये सब आप अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं। सूची 1 और सूची 2 में लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। तो बारामीर ने बृहत संहिता लिखी है। ये कब थे? गुप्त काल में थे, ठीक है। और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक। नेक्स्ट विशाखदत्त का क्या है? मुद्रा राक्षस है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। शूद्रक के बारे में हमने पढ़ा था। शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिकम। ये क्या है? एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और एक जो वैश्य है वसंत सेना की प्रेम कथा है। इसमें उन्होंने क्या है? राज्य क्रांति को भी कुशलतापूर्वक दर्शाया है। और विलहण का क्या है? विक्रमांक देव चरित। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3124। तो 3124 हमें क्या किसमें दिख रहा है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? क्या है इसकी विषय वस्तु? प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवी देवताओं और राक्षसों के मध्य संघर्ष? नहीं। एक आर्य राजकुमार तथा कबीलियाई महिला की प्रेम कथा? बिल्कुल नहीं। 2 आर्य कबीलों के मध्य सत्ता संघर्ष? ये भी नहीं। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में होने वाली दुरभिसंधियां? ये सही है। मुद्रा राक्षस का जो कथानक है, नंद वंश का नाश करने वाले जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, वो थे। आपको उसके बारे में पता ही होगा। धनानंद ने चाणक्य की बहुत बेइज्जती की थी जब वो गए थे उसके यहाँ ये कहने के लिए कि सिकंदर जो है आक्रमण करने वाला है, आप मगध की सीमाओं को या कुछ हेल्प करिए, मगध की सीमाओं को सुरक्षित करिए। तो धनानंद जो था वो काफ़ी भोगविलासी राजा था और उसने उनकी चोटी जो खोले रहते थे वो शिखा, उसको बोल करके कहा कि ये ऐसा है, उनका अपमान किया। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि मैं एक ऐसा योद्धा लाऊंगा, एक ऐसा राजा बनाऊंगा और तुम्हारा नाश कर दूंगा। और तक्षशिला के वो आचार्य थे। फिर उसके बाद उन्हें किसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी भेंट हुई और उन्होंने उसको पूरा नर्चर किया। और चंद्रगुप्त मौर्य को बस एक वो इंसान पैदा हुआ था, पर उसको निखारा जो है, एक हीरे को जो तराशा है कहना चाहिए, वो चाणक्य ने किया है पूरा, ठीक है। तो इसमें ये जो नाटक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में होने वाली दुराभिसंधियों के बारे में दिया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बनता है, किंतु इस राज्य को दृढ़ करने के लिए वह नंद के स्वामी भक्त मंत्री राक्षस को अपने पक्ष में करना चाहता है। राक्षस अपनी स्वामी भक्ति से विचलित नहीं हो रहा है। इसी बुद्धि संघर्ष में चाणक्य की कूटनीतिक कुशलता ही नाटक का मूल मंत्र है। आपको पता है जो धनानंद का जो एक जो अमात्य था, जो उनका स्वामी भक्त मंत्री था, धनानंद उसे कई बार अपमानित कर चुका था। स्टिल वो इतना स्वामी भक्त था कि वो हिला नहीं बिल्कुल भी, वो अपने अडिग रहा। और आपको पता है चाणक्य से बड़ा कूटनीतिक कोई भी नहीं हुआ है। वो बहुत बड़े कूटनीतिक थे, ठीक है। वो बहुत चाहते थे कि धनानंद का जो ये राक्षस है, अमात्य राक्षस, इसको अपनी साइड कर लें, पर बहुत उन्हें इसके लिए पापड़ बेलने पड़े थे। तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, काम की नहीं है, पर एज ए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ कहानियाँ उन्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। बिल्कुल सही है, हमने पिछले वीडियोस में इसको देखा भी था जब हर्ष के बारे में हम पढ़ रहे थे। रत्नावली 4 अंगों का नाटक है जिसमें राजा उदयन और रानी वासवदत्ता के अंतापुर में दासी के रूप में रह रही सिंगल राजकुमारी रत्नावली का मुग्ध प्रणय चित्रित है। ये भी सही है। और रत्नावली जो है ना, उसको संस्कृत साहित्य का सबसे सरल और सरस नाटक माना जाता है।
दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सही कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये एक बुक है और इसके जो लेखक हैं उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, तो इसकी के बारे में कुछ पूछा गया है, वो आपको बताना है। सत्य कथन, इसमें भारत का भौगोलिक वर्णन किया गया है और भारतीय पौधों तथा खनिज पदार्थों के विषय में इसका वर्णन उपयोगी है। ठीक, ये गलत स्टेटमेंट है। इस पुस्तक के लेखक का नाम अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। इसमें भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का वर्णन मिलता है। अभी बात की थी, लेखक का नाम अभी तक ज्ञात नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। अब देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, सी से ही समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ बंदरगाह, जहाज, समुद्र की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त हो पाई है इस लेखक के बारे में, वह यूनान का था और मिस्र में जाके बस गया था और उसने करीब 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा भी की थी। और ये जो बुक है इसमें बहुत सारे बंदरगाहों का नाम भी मिलता है, सोपारा, तोंडी, मुशीर, ये सब। नेक्स्ट, सी स्टेटमेंट क्या है, भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है, बिल्कुल नहीं। और भारत में 7 जातियों का विशद विवरण मिलता है, ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। अच्छा, एक बात आप बताइए, ये भृगु कच्छ जो बंदरगाह है उसको आप किससे आज के समय में किससे जोड़ेंगे। ये है कच्छ, आज के समय में जो कच्छ है ना गुजरात में, वो है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लेखक और पुस्तक, अगेन क्वेश्चन है, देखते हैं। तो भवभूति के लेखक कौन है, इनकी कौन सी पुस्तक है, मालती माधव तथा उत्तरचरित, बिल्कुल सही है। संध्याकर नंदी ने कौन सी लिखी है, संध्याकर नंदी ने लिखा है रामचरित। इसमें जो बंगाल के शासक हैं रामपाल, उनकी जीवनी है। राजशेखर का प्रबंध कोश है और सोमदेव का कथा सरित सागर है। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बस किताबों के नाम याद करने हैं आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेम सूची और लेखक दे रखा है, इसको बताना है। तो हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन है, उद्योतन सूरी की कुबलय माला है, जिनसेन की आदि पुराण और हरिवंश पुराण है, और हरिभद्र सूरी की समादित्य कथा और धर्म बिंदु अनेकांत विजय है। तो 1 3 2 4 ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप आगे देख भी सकते हैं कि इसमें क्या है। बस बुक्स के नाम आपको लेकिन ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि यूपी में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रस रत्नाकर औषधि विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। रस रत्नाकर गलत है, औषधि नहीं, ये रसायन विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, यानी कि केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री बताई गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, पारे द्वारा चिकित्सा का वर्णन भी मिलता है, जो आज हम लोग मरकरी यूज़ करते हैं थर्मामीटर्स में, उसका भी वर्णन मिलता है। दूसरा क्या है, उत्तर तंत्र सुश्रुत संहिता का पूरक ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो नागार्जुन ने इसको लिखा है, उत्तर तंत्र को नागार्जुन ने लिखा है, और ये सुश्रुत संहिता जो है उसका पूरक है, और इसमें औषधियों के बारे में मिलता है, आपको पता ही होगा इसमें औषधि के बारे में दिया गया है। तो सही सुमेलित कौन सा है, केवल 2 सही सुमेलित है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट ने धरती बादल का सिद्धांत प्रतिपादित किया, गलत है। आर्यभट्ट ने नहीं, ये किसने किया था, बारामिहिर ने किया था। अपनी कौन सी पुस्तक थी अभी हमने पढ़ी थी, वृहत संहिता,
वृहत संहिता में उन्होंने बताया था धरती बादल का सिद्धांत। और उन्होंने क्या कहा था, भूकंप का संबंध जो है पौधों के प्रभाव, पशुओं के आचरण, भूमिगत जल, समुद्र के भीतर चल रही गतिविधियों और असामान्य रूप से बादल के निर्माण से है। आज भी हमें पता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो रिडॉक्स एक जो गैस है वो रिलीज़ होने लगती है, और जो पशु होते हैं हमारे कैटल्स जो होते हैं जितने भी, वो एक अनयूजुअल सा बिहेवियर करने लगते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है जब भूकंप आने वाला होता है। और जो समुद्र का पानी है वो भी काफ़ी अंदर की तरफ को चला जाता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सोचिए बारहमीर ने ये बात कितनी सदी पहले बता दी थी, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट ने नहीं, बारहमीर ने बताई थी, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बारहमीर को वाराह की उपाधि राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रदान की गई थी, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्यों की गई होगी वाराह द्वारा की उपाधि? क्योंकि उन्होंने भूविज्ञान, जल विज्ञान, ज्योतिष, पर्यावरण विज्ञान वगैरह में इतनी सारी चीज़ें दी थी। और आपको पहले ही पता है, जब हमने गुप्तार्थ में पढ़ा था, इनको 9 रत्नों में शामिल भी किया गया था। और उनकी सटीक भविष्यवाणी के कारण राजा ने उन्हें वाराह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, केवल 2 कथन सही है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युक्ति कल्पतरु में जहाज निर्माण तकनीकी का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही है। युक्ति कल्पतरु के बारे में हमने साहित्यिक वाली जो वो थी बुक, जो वीडियो थी, उसमें हमने 2 पुस्तक पढ़ी थी, एक कृत्य कल्पतरु और दूसरी युक्ति कल्पतरु, याद कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो है संस्कृत में लिखी गई है, इसमें जहाज निर्माण की तकनीकी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अग्र मंदिर नामक जहाज़ों का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। सही है। 3 तरीके के जहाज देखने को हमें मिलते हैं, 3 तरीके के। कौन कौन से? सर्व मंदिर, मध्य मंदिर और अग्र मंदिर। और तीसरा है ये अग्र मंदिर। तो सर्व मंदिर क्या होता था? शाही जल यात्रा और तथा घोड़ों के लिए प्रयोग होता था। मध्य मंदिर आनंद के लिए और अग्र मंदिर युद्ध के लिए। तो यहाँ पे तीनों ही, थर्ड स्टेटमेंट और देख लेते हैं। सर्व मंदिर जहाज शाही जल यात्रा तथा घोड़ों के परिवहन से संबंधित है, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो जाएगा सही कथन के कारण डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये तो आप इजीली बता देंगे। शुल्व सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है? बौधायन ने इसकी रचना की है। इसमें क्या मिलता है? ज्यामिति के बारे में मिलता है, अग्निकुंड की लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया गया था। तो इसमें ज्यामिति, ज्योमेट्री के बारे में मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम और पाई के जो समान कुछ इस तरीके की जो डेरिवेशंस थे वो भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये आप स्तंभ जो हैं, इन्होंने व्यवहारिक रेखा गणित उसको लिखा था, ठीक। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में और भी 2-3 लोगों के नाम हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सांस्कृतिक इतिहास और सत्य कथन। तो वेदों के मंत्रों के रागात्मक उच्चारण से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई। सामवेद संगीत से संबंधित है, याद होगा आपको। तो वेदों का उच्चारण आप देखते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः का उच्चारण भी एक लय में होता है, ठीक है। तो वहीं से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के स्रोत को ऋचा कहा जाता है। बिल्कुल सही, हमने ये जब चैप्टर पढ़ा था, कौन सा वाला, वैदिक में, तब हमने इस बात को देखा था। और यजुर्वेद भी एक धार्मिक गुणगान है। यजुर्वेद में किसके बारे में है? यज्ञ वगैरह, यज्ञ किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि
जो वेद हैं उन्होंने किस तरीके से नाट्य शास्त्र, भारत का जो नाट्य शास्त्र है उसको भारतीय संगीत का मील का पत्थर माना जाता है, और संगीत के लिए वेदों का जो रागात्मक उच्चारण हुआ था उसको मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारतीय इतिहास चित्रकला के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध रहा है। ठीक है, निम्नलिखित साहित्यिक विवरणों में से किन में चित्रकला के प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं? कहाँ कहाँ मिलता है? ब्राह्मण साहित्य में चित्रकला के मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बौद्ध साहित्य में बिल्कुल मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में किस तरीके से बैठे हैं उसके बारे में बताया गया है, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने मूर्तियाँ और चित्रकला बना दी हैं। ठीक, और उसके बाद विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें भी मिलता है, और उसके साथ साथ भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, यहाँ से भी मिलता है। आप देखिए क्या पूछा है, साहित्यिक विवरण में चित्रकला के बारे में प्रमाण कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में तो आपने इस तरीके से चित्र बने देखे, आपने कह दिया चित्र बनाना वो लोग जानते थे, पर साहित्य में कैसे मिलता है इसको बताना है। क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, सत्य कथन, सत्य पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये देख लीजिए आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 23, विशाख दत्त ने अपनी प्रसिद्ध कृति मुद्रा राक्षस में चित्रकला के 6 सिद्धांतों, जिसे यदा कदा षडांग के रूप में भी निरूपित किया जाता है, का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से भी है। ठीक, देख लेते हैं। भावनाओं की तल्लीनता, लावण्योजनम, ठीक है, बिल्कुल सही है। वस्तु या विषय का अनुपात, प्रमाणन, ये भी ठीक है। और विषय की सादृश्यता का चित्रण, सादृश्यम, ये भी सही है। कौन से सही सुमेलित हैं? तीनों ही सही सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। और यहाँ पे और दिए गए हैं, रंगों के साथ चमकीला प्रकाश भाव को बताता है, और मॉडलिंग के सामंजस्य हेतु रंग मिश्रण किसे बताता है? वर्णिका भंग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उच्च पुरापाषाण काल की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मानव आकृतियों में लाल रंग का प्रयोग विशेषकर आखेटकों की आकृतियां बनाने के लिए करते थे। सही स्टेटमेंट है। आखेटक क्या होते हैं? जो मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते थे, जिससे क्या डिपिक्ट होता है कि इन्होंने एक तरीके से शिकार किया है या खून बहा है, रेड कलर। ठीक है, ब्लड तो रेड कलर का होता है, खूनी कहना तो नहीं गलत होगा, क्योंकि उस टाइम पे यही एक इनके जीवन निर्वाह का साधन था। तो खून कर रहे हैं, इसलिए उनको रेड कलर से डिपिक्ट किया गया है। ये हरे रंग का प्रयोग अधिकांशतः नर्तकियों और आकृतियां बनाने के लिए किया करते थे। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। आपको बताइए, ये लोग किस तरीके से बनाते होंगे ये कलर्स जो हैं? उस समय जो दीवारें या क्वाड्राइट के जो पत्थर होते थे, या फिर गेरू है, जो नेचुरली अवेलेबल चीज़ है, उनसे ये लोग बनाते थे। आगे चल के आपको वेजिटेबल्स से बनाने मिलेंगे बनाते हुए। उसके बाद चावल को पीस के वाइट कलर होगा, वेजिटेबल कलर्स ग्रीन कलर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ इन्हें अवेलेबल थी उसी का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सही कथन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किन स्थानों का संबंध भित्ति चित्रकला से है? भित्ति चित्रकला दीवारों पे अजंता में है, बिल्कुल सही है। अजंता में क्या क्या दिखाया गया है? अन्नामलाई, यहाँ पे क्या है? बहुत सारी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र बने हैं। आम्रमलाई की गुफा में बिल्कुल है, और उसके बाद सीतनवासल में भी है, कैलाशनाथ मंदिर में भी है, और बाघ तथा एलोरा की गुफाओं में भी है। ये जो चित्र हैं सभी धर्मों से रिलेटेड हैं, और ये जो चित्र दीवारों पे बनाए गए हैं
वो लौकिक भवन का, किसी का कोई जो अच्छा भवन होता है उसका अलंकरण करने के लिए भी बनाए जाते थे। ठीक, तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरानी आक्रमण और पश्चिमोत्तर भारत। आप एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा आक्रमण हमने देखा मौर्यास के टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे, शक, कुषाण, आर्य, ये सब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से क्यों आए? नॉर्थ वेस्ट इंडिया आप लोग समझते हैं ना, ये जम्मू कश्मीर के इधर वाला इलाका जो है, यहाँ से ही क्यों आए? सबसे पहला रीज़न है ये पूरा रोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रोड से कैसे जुड़ा है? अगर आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये जो ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, टर्की, फिर ये जो पूरा यूरोप वाला एरिया है, यहाँ यहाँ काफ़ी सभ्यताएं थी, काफ़ी फल फूल रही थी। राजा जो थे सशक्त थे, साम्राज्यवादी नीतियों का पालन कर रहे थे। ठीक है, इसलिए आए। और तीसरा क्या रीज़न था? आपने इतने सारे राजा पढ़े, आपने मगध पढ़ा, गुप्ता पढ़ा, मौर्यास पढ़े, सब पढ़े, दक्षिण चोल, चेर, पांड्य पढ़ा। ये सब कहाँ थे? उत्तर भारत में थे, दक्षिण भारत में थे, पश्चिमी भारत में थे, पर यहाँ पे कोई सशक्त राजा नहीं था। आपको कनिष्क दिखाई देता है कश्मीर में, ठीक है। हर्षवर्धन आपको कहाँ दिखाई देते हैं? थानेसर की तरफ, हरियाणा की तरफ। पर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राजा, बहुत सशक्त राजा थे, पर बहुत सशक्त नहीं थे जिनका शक्तिशाली साम्राज्य हो और इनको हरा सके। छोटे छोटे राज्य थे, जैसे वो सिकंदर से सबसे पहले कौन सा राजा जाके मिल गया था? गांधार नरेश आम्बिक। छोटे छोटे राजा थे, एक दूसरे को लड़ाने के लिए तीसरे शत्रु को बुला लिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको बहुत बड़ा राजा भी दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, आपने एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है काफ़ी 3-4 साल पहले, कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो आज कहीं भी दिखाई नहीं देता, उसका नाम नहीं रह गया, जबकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो आज भी जीवित है। क्या कारण है इसका? देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कब हमें दिखाई देता है ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में? अशोक के समय पे। ठीक है, नालंदा भी तभी दिखाई देता है। नॉर्थ, उसका एक कारण सबसे बड़ा क्या है? साम्राज्य ना होना। जिससे साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, राजा जो है पेट्रोनेज नहीं देते थे, प्रश्रय नहीं देते थे उनको, धन की कमी और बहुत सारी कमी होती थी जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाए। दूसरा रीज़न क्या है? पश्चिमोत्तर भारत से, नॉर्थ वेस्ट से आक्रमणों का होना। आक्रमण जब होते हैं बहुत ज़्यादा तो तहस नहस हो जाती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोलकाता में ही कितना तूफ़ान आया, चीज़ें तहस नहस हो गई हैं। वो फिर एक बार स्टैंड होते हैं, फिर कोई तूफ़ान आ जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट से इतने ज़्यादा आक्रमण हुए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था, तक्षशिला जो शिक्षा का केंद्र था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जबकि नालंदा जो था कहाँ था? बहुत सेफ एरिया में था। और बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, बड़े बड़े जो साम्राज्य थे इसके आसपास थे, जो हमेशा कुछ ना कुछ से दान देते रहे। ठीक, तो देख लेते हैं ये इस कथनों पर विचार कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेटमेंट, सर्वप्रथम दरियाबाहु देरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 516 ईसा पूर्व में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, उपजाऊ तो है ही बिल्कुल। ठीक है, इस क्षेत्र में सुगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था। अभी हमने बात की कि बहुत ऐसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था मगध की तरह कि जो इन्हें हरा सके, जो इकट्ठा हो सके। और अखंड भारत का सपना चाणक्य ने देखा था, उसको पूरा करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा डी।
देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत और ईरान के संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम विदेशी संपर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे थे। भारत और ईरान के संपर्क हुए कि परिणाम बताने हैं। खरोष्ठी लिपि आई, बिल्कुल सही है। खरोष्ठी लिपि के हमने किससे देखे हैं, किसके शिलालेख और स्तंभलेख देखे हैं? अभिलेख किसके थे? अशोक के, ठीक है। और खरोष्ठी लिपि जो भारत में आई वो किस तरीके से लिखी जाती है? अरबी की तरह। और कौन सी लिपि है? सिंधु सभ्यता में जो हमें लिपि मिली है उसकी तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और मौर्य वास्तुकला पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव सही है, अशोक के टाइम पे ही देखा जा सकता है। व्यापार संबंधों की स्थापना, ऑब्वियसली बात है, जब हमें ये चीज़ें मिल रही हैं तो हम व्यापार भी कहीं ना कहीं करेंगे ही। और हमें ईरानी सिक्के भी मिलते हैं, ठीक है, और जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने के संकेत मिलते हैं। तीनों ही सही हैं। तो सत्य कथन यहाँ पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अशोक के समय पे सबसे ज़्यादा ईरानी प्रभाव हमें उसकी वास्तुकला पे, उसके शिलालेखों पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप अपने आप ही सोच सकते हैं निम्नलिखित कथन वो सत्य कथन या क्या होंगे। छोटे छोटे राज्य थे, सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत से आया था, छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। देख लेते हैं, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। उसके बाद उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था, ये भी सत्य बात है। सत्य कथन यहाँ पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए, अगर आपने पश्चिमोत्तर भारत की पूरी बात को एक बार में अच्छे से ग्रैस्प कर लिया कि वहाँ पे क्यों आक्रमण होते थे, क्यों लोग जीत गए, क्यों चाहते थे आक्रमण करना, अंग्रेज हम पे क्यों राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते थे, आए तो व्यापार के मोटिव से थे, पर जब उन्हें दिखा राजा लोग नहीं करने देंगे तो उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल करी। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मार्केट थे और बहुत बड़ा उनके लिए सोर्स थे किसका? रॉ मटेरियल का, ठीक है। उनका कोई ऐसा एम नहीं था कि उनको यहाँ पे धर्म को भिड़ाना था या क्रिश्चियन बनाना था या वाइट मैन बर्डन थ्योरी था, ऐसा कुछ नहीं था। केवल उन्हें प्रॉफिट चाहिए था, जो उन्हें अब प्रॉफिट करने के लिए उन्होंने कुछ भी करने के लिए, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड ऑल्सो इन बिजनेस, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन अपनाई। अब देखिए, सिकंदर के आक्रमण के कारण क्या सत्य था क्या नहीं था, वो आपने पहले ही सोच के बता दिया। क्योंकि क्या है, आपको पता है नॉर्थ वेस्ट से जो आक्रमण होंगे मिले जुले उनके कहीं ना कहीं कारण यही रहे होंगे। अब अगर आपसे तक्षशिला के बारे में कोई पूछे तो एटलीस्ट आपको कुछ भी ना आता हो एग्ज़ाम में तो भी आप 2 पॉइंट लिखने में सक्षम होंगे। टीचर आपको, एग्जामिनर जो है, आपको कम से कम 2-3 नंबर तो दे ही देगा यदि आप लिख देंगे आक्रमण ज़्यादा हो रहे थे बना बना के भी। तो इस तरीके से चीज़ों को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िए अंदर तक कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सबसे पहले उसे किस राजा का सामना करना पड़ा था? सबसे पहले उसे आम्भी का सामना करना पड़ा था और वो सिकंदर से हार भी गया था, ठीक है। तक्षशिला के शासक, और वैसे वो गांधार जो है उसे गांधार का शासक भी बोलते हैं, ठीक। आम्भी, ये जो है आम्भी और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोनों तक्षशिला में साथ ही एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा एक तरीके से देशभक्त हुआ, और आम्भी ने तो, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि आम्भी ने जाकर के उससे सुलह कर ली थी, एक तरीके से संधि कर ली थी कि आप सबको हराइए, मैं आपको रास्ता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका भारत में सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। सिकंदर और पोरस की हुई लड़ाई सुना होगा आपने कुछ कुछ, बिल्कुल ठीक है। उसका सबसे पहला सामना आम्भी से हुआ था और झेलम के किनारे जब वो पहुंचा तो सिकंदर के लिए सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया था? आम्भी ने किया था,
सॉरी इस पोरस ने किया था, और उसकी बहादुरी को देख कर कि और सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। सत्य है ये कथन। उसके द्वारा भारत पर आक्रमण करने के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। ये कथन असत्य है। उस समय नंद वंश का शासन था। और कौन था? घनानंद, जो बहुत भोग विलासी था। इसी के पास चाणक्य गए थे और कहा था कि सिकंदर आक्रमण कर रहा है, तो इसने इनका अपमान करके भेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। एक एनडीटीवी इमेजिन पे सीरीज आई थी चंद्रगुप्त, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें जो चाणक्य ने जो बातें कही हैं उनको ज़रूर सुनिएगा, वो बहुत मोटिवेटिंग है। तो सत्य कथन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सत्य कथन है सी, सॉरी सी नहीं, ये गलत है। तो केवल कथन एक सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। उसके भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग खुले। सही स्टेटमेंट है ये। भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हो ही चुकी थी। उसके कारण क्या हुआ? व्यापारी और शिल्पी आए गए, व्यापार में जो है सुविधाएं बढ़ी। ठीक, और उसने क्या किया, राजा यहाँ के जो थे काफ़ी सोचने लगे कि कोई हम पे आक्रमण कर देगा, ख़त्म कर देगा हमको। ठीक है, तो ये सब हुआ। उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर बसाया था। ये स्टेटमेंट सही है। झेलम के तट पर कौन सा? बुकेफाल। और सिंध के तट पर कौन सा बसाया था? सिकंदरिया नगर बसाया था। उसने नियारकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को भेजा था। ये स्टेटमेंट ठीक है, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है। उसने अपने जो मित्र था नियारकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग नहीं, जल मार्ग, समुद्र मार्ग का पता करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सत्य कथन कौन से हैं? 1 और 2 कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय झेलम और चिनाब नदियों के बीच निम्नलिखित में से किस शासक का शासन था? अभी हमने पढ़ा ही है कि पोरस आया था झेलम के पास, तो यहाँ पे पोरस का शासन था। तो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आप बता सकते हैं इसको, कब किया होगा? 326 ईसा पूर्व। वैसे ये आंसर जो है स्टेटमेंट जितने भी ऑप्शन है बहुत क्लोज दे रखे हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए कि मौर्य साम्राज्य के आसपास किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले किया था, क्योंकि उस समय धनानंद था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी सही उत्तर है। उसने खैबर दर्रा को पार किया था और भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 34। सिकंदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका भारत अभियान 19 महीने का रहा था। बिल्कुल सही है। 326 से 325 ईसा पूर्व तक वो रहा था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर वापस लौट गया था। ये कथन असत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं हुआ, उसका मुकाबला हुआ ही नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, उसकी जो सेना थी काफ़ी समय से आ रही थी, थक चुकी थी, और वो गर्मी नहीं झेल पा रहे थे, बीमार हो गए थे, आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा था। ये हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा भी है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, एक कथन सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, फर्स्ट कथन सत्य है इसलिए। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यास के बारे में, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। सही है, शुंग ही आया था। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी वाले को मारा था, मौर्य शासक को, वृहद्रथ को। ठीक, और मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर शुंग, कर्ण और सातवाहन आ गए थे। अगला स्टेटमेंट, भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध
स्थापित हो गए थे, मौर्यास के टाइम पे हो गए थे। और रोमन साम्राज्य से व्यापार हो रहा था, हमें काफ़ी सारा सोना भी मिला था, रेशम मार्ग था, ईरान की तरफ हम देखते हैं हमें व्यापार भी था, सिक्के मिले हैं, अशोका की जितने भी ये वास्तुकला है, शिल्प, उस पर हमें ईरानी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। मध्य एशिया से आए शासकों में कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, ये गलत है। मौर्यों के बाद कुषाण आए थे, ये प्रसिद्ध बहुत हुए, पर इन्होंने नाम वाले सिक्के नहीं जारी किए थे, इन्होंने स्वर्ण सिक्के बहुत ज़्यादा जारी किए थे। हमने पढ़ा भी था कुषाणों में, कैटफिशर्स ने बहुत सारे सिक्के जारी किए थे। नाम वाले राजाओं के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यवन या हिंद यूनानी शासकों ने। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सत्य कथन पूछे, आंसर हो जाएगा 1 and 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चीन की महादीवार का बनना सही है। जब चीन की महादीवार बन गई तो शक शासक जो थे अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? यूनानियों और पार्थनियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। चीन की दीवार के कारण वो उधर जा नहीं सकते थे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेल्यूकस द्वारा स्थापित निर्बल साम्राज्य, सेल्यूकस ने जो है साम्राज्य स्थापित किया था मध्य एशिया में, वो भी बहुत निर्बल था, जिसके कारण आक्रमण होने लगे। आपने देखा कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, बहुत निर्बल साम्राज्य था, इसी के कारण तो छोटे छोटे राजा थे, इसी के कारण तो सबसे ज़्यादा आक्रमण उधर से हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ठीक है। जो शक शासक थे उनके दबाव के कारण जो पहले के यूनानी शासक थे इस क्षेत्र में सत्ता नहीं बनाए थे। कोई बहुत ताकतवर आ जाता है तो आपको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ जाती है, आप हार जाते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? सबसे पहले फिर बाद में किसने किया है? सबसे पहले यूनानी आए, क्योंकि यूनानी अपनी सत्ता नहीं बना पाए इसलिए शक आए, शक के बाद पहलव आए और पहलव के बाद आए कुषाण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यूनानी आधिपत्य के बारे में देखना है। सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांदर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। सर्वाधिक प्रसिद्ध तो मिनांदर था, पर उसने जैन धर्म नहीं बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और नागसेन के साथ उसने क्या किया है? वार्तालाप किया है, काफ़ी सारी बातें की हैं, उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं, और इस पे पूरी एक बुक लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, असत्य कथन पूछा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? उसकी राजधानी शाकल थी, सही है। यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा ही था, यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। ए क्या है? गलत है। आधा ठीक है, आधा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलिंद पन्हों में मिनांदर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है। अभी जो हमने जस्ट बात की है कि इन्होंने प्रश्न उत्तर किए थे इससे बौद्ध धर्म पे, तो इसका संकलन इस बुक में है, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है, ये गलत स्टेटमेंट है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध किससे है? हिंद यूनानी शासकों से। ठीक है, इंडो ग्रीक, इन्हें इंग्लिश में इंडो ग्रीक भी कहते हैं। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, आंसर क्या होगा? ए, केवल एक कथन सत्य है।
देखिए कहीं कहीं यहाँ पे क्या है, विदेशों से संपर्क के कारण हमारे पास हेलेनिस्टिक कला आई, ये सब आपके आर्ट एंड कल्चर में भी काम आएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के कहाँ पे? पश्चिमोत्तर भारत में। तो कौन है ये? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने, कैडफिशस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके क्या किया था? बहुत सारे तांबे के सिक्के जारी किए थे। इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे, लेकिन तांबे के भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मध्य एशिया के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य बताना है। ईंटों द्वारा कुओं के निर्माण की शुरुआत हुई, सही है। व्यापक रूप से भवनों के निर्माण की शुरुआत हुई, ये भी ठीक है। और मध्य एशियाई लिपि, लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में तो ऑलरेडी बहुत सारा धर्म था, और सुव्यवस्थित धर्म उस समय मध्य एशिया में नहीं था, उससे ज़्यादा तो भारत में वैदिक समाज से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। लगाम और जीन के प्रयोग की शुरुआत हुई, ये भी ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये क्या होती, वे रस्सी का बना एक प्रकार का अंगूठा रकाब भी लगाते थे और घुड़सवारी में, जिससे सुविधा होती थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी सही उत्तर है, और ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भारत तथा मध्य एशियाई व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार भी हुआ है। भारत को मध्य एशिया से अल्ताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। अल्ताई पहाड़ों पर सोना मिलता था, ठीक है, और रोमन साम्राज्य से हम व्यापार कर रहे थे तो हमें बहुत सोना मिला था। शकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया, जो चीन से चलकर अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। शकों ने इस पर नहीं किया था, इस पर कुषाणों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, जो चीन से चलकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए चीन जाता था। अभी भी चीन क्या कर रहा है? सिल्क रूट के नाम पे, सिल्क रूट ही है ना उसका, तो उसके नाम पे वो उसको फिर से रिलीव करना चाह रहा है, रिवाइव करना चाह रहा है, और काफ़ी सारे देश जो हैं उसमें शामिल भी हो गए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। सत्य कथन जब पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मध्य एशियाई विजेताओं की राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, सही है। एक बात देखिए, ये छोटे छोटे राजाओं को समाप्त कर नई सामंतवादी व्यवस्था लेकर के आए थे, क्योंकि अपने आप तो ये लोकल जानते नहीं थे जो एकदम से यहाँ पे राज करने लगे। ठीक, तो सामंतवाद व्यवस्था शुरू हुई। इन्होंने छोटे छोटे सामंत अपने अंडर कर लिए थे और उनसे सलाह मशवरा होती थी। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ईरानियों से ली थी, ये गलत है। शक और कुषाण राजा देवता के अवतार माने जाते थे और कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उन्होंने चीनियों से ली थी, ना कि ईरानियों से। चीनी जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। और थर्ड स्टेटमेंट है, एक ही समय दो आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन होता था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यहाँ क्या होता था? पिता और पुत्र दोनों का शासन चल रहा है, इसे कहते हैं संयुक्त शासन। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास, वास्तुकला देख चुके, प्रशासन देख चुके, अब हम देख रहे हैं धर्म, व्यापार भी देख लिया हमने, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपनाया था। एग्जाम्पल आपको याद होगा मिनांडर का, उसने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ये सही है।
कुछ कुषाण शासक जो थे वैष्णव भी हो गए थे और कुछ शैव भक्त भी हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट पूरा ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ, ये सही है। कनिष्क को याद करिए, उसने क्या किया था, महायान का संरक्षक था वो बौद्ध धर्म में। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड, बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई, ये स्टेटमेंट ठीक है। कनिष्क के टाइम में कौन सी चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से जो व्याख्या थी पूर्ण हो गई थी। आप ध्यान रखिएगा, रामायण महाभारत कब पूरे हुए हैं अंतिम रूप से संकलित, गुप्त काल में, और कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म के तीनों पिटकों की, या फिर कहें कुषाण काल में तीनों पिटकों की पूरी तरीके से व्याख्या कर दी गई थी। और लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। महायान संप्रदाय जो है इससे रिलेट करता ही है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र हैं? याद करिए कौन से हैं। नागार्जुन कोंड है, अमरावती है, विदिशा है, नहीं है, विदिशा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे जीवन की कथाएं जगह जगह दिखाई गई हैं, बौद्ध कला के महान केंद्र माने गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन पट्टचित्र निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर है? गया में है, सांची में है, बरहुत में है, वैशाली में नहीं है। इन तीनों ही जगह क्या है, हमें स्तूप दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये ईसा पूर्व दूसरी सदी के अराउंड है, लेकिन वैशाली में नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 47, क्वेश्चन नंबर 47, कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्यावदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। दिव्यावदान बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे दूसरा, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, सबको पता है, ये सही है। चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है, चरक संहिता में नहीं है, ये कहाँ पे है? याद करिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले औषधियों की बात की थी। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की बात की गई है, और चरक संहिता में क्या बात की गई है? वनस्पतियों से किस तरीके से औषधि बनाई जाएंगी। ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशन थिएटर आपने सुना होगा, उसके बारे में देखिए हमारे भारत में कितने साल पहले बात कर दी गई है। अगर कोविड-19 पे कुछ इस तरीके का पूछा जाए कोई ऐसे या कोई क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं कि भारत इसमें सक्षम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है इस क्षेत्र में बहुत स्वर्णिम रहा है। शल्य चिकित्सा के बारे में हम बहुत समय पहले से जानते हैं, और सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख है। या फिर कभी पूछा जाए क्या भारत विश्व गुरु बनने के लिए सही है, एलिजिबल है या नहीं है, तो आप भारत के स्वर्णिम इतिहास से उठा करके लिखिए। उसके बाद आप उसमें सॉफ्ट पावर को भी बताइए कि भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से आप अपने मेंस के आंसर को भी लिख सकते हैं। आप प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी ना करें, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें। आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूनानी प्रभाव, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा है, बिल्कुल ठीक बात है। और ज्योतिष शास्त्र को यूनानी बताते हैं। आपने सुनी होगी यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यूनान जो है काफ़ी अपनी ही तरह काफ़ी रिच कल्चर का रहा है, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा वहीं से आया है। हॉरोस्कोप जिसे बोलते हैं, उसको संस्कृत में होरा शास्त्र कहा गया है। यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप की पद्धति शुरू की थी।
ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। और स्ट्रेटोगोस सेना में नियुक्ति सेनानी को कहते हैं, ये ठीक है। इसका स्ट्रेटोगोस का मतलब क्या होता है? शासक सेनानी। ठीक, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सत्य कथन डी हो जाएगा। आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण काल में खरोष्टी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, बमियान हाथी दांत की दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध था। तो बमियान कहाँ पे है? अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है। ठीक है। कुषाण काल में खरोष्टी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली, सही स्टेटमेंट है यहाँ पे ये। पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हाथी दांत आपने कहाँ देखा था? इतनी टाइम से हम देख रहे हैं। हाथी दांत हमें कहाँ मिल रहा है? कोस्टल एरियाज़ में। और बमियान कहाँ है? अफगानिस्तान तो लैंड लॉक्ड कंट्री है। सत्य कथन यहाँ पे पूछा है, केवल एक कथन हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सबसे बड़ी मूर्ति किस स्थान पर है? बामियान में। ठीक है। आंसर है हमारा बी। ये अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक रहा और इसी सदी में इस्लाम धर्म ने उसे अपदस्थ कर दिया था। तो सबसे बड़ी मूर्ति हमें वहाँ पे मिलती है बामियान में, अफगानिस्तान में। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।